अब जो नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर नीचे दिया गया है वो बात करता है अबाउट द कोलिजियम सिस्टम। ठीक है, कोलिजियम के बारे में मैं आपको रोज बता रहा था कि कोलिजियम सिस्टम जो है वो न्यूज़ में बना हुआ है, तो आपको उसके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो ये इंडियन एक्सप्रेस वालों ने थोड़ा सा हमारा काम जो है वो आसान कर दिया, इन्होंने पूरा का पूरा एक डिटेल में आर्टिकल जो है वो इसको लेकर यहाँ पर दिया है। तो इसी को लेकर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले समय में। अभी इशू ये क्या चल रहा था ये तो मैंने आपको बताया ही कि पीछे तो कुछ मतलब कोलिजियम का नाम न्यूज़पेपर में इसलिए आ रहा था क्योंकि कुछ सुप्रीम कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करने की बात हो रही थी। और कल भी हमने रिसेंटली इसको लेकर बात की थी कि जो चीफ जस्टिस हैं यू ललित, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस के नाम के लिए जो बाकी अपने कोलिजियम के मेंबर्स हैं उनको नाम भेजे, लेकिन वो इन पर्सनल या क्या कहते हैं कि कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं कर पाए। उन्होंने एक जो उसके थ्रू रिटर्न नोट के थ्रू जो है वो नाम भेजे, और बाकी जो उनके कुछ मेंबर्स थे कोलिजियम के, उन्होंने ये कह दिया कि इस तरीके के जो रिटर्न नोट है हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, है ना, और फॉर्मल मीटिंग वगैरह जो है वो होनी चाहिए। तो इसी को लेकर ये मुद्दा जो है थोड़ा सा आगे बढ़ गया। तो हम बात यहाँ पर ये करेंगे कि कोलिजियम सिस्टम क्या होता है। कोलिजियम सिस्टम ये है कि इट इज द वे बाय विच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड एंड ट्रांसफर्ड। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में ये लागू होता है, और अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस के लिए लागू होता है और उनके ट्रांसफर के लिए लागू होता है। द कोलिजियम सिस्टम इज नॉट रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर अ स्पेसिफिक लॉ प्रोमिलगेटेड बाय द पार्लियामेंट। ध्यान ये रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका कोई जिक्र नहीं है और ये किसी पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा भी नहीं बनाया गया है। इट इज इवॉल्व थ्रू जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू ये इवॉल्व हुआ है। अब हम बात करते हैं एससी के कोलिजियम की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम की। तो वो हेड किया जाता है बाय द इनकम्बेंट सीजीआई, यानी कि जो प्रेजेंट के सीजीआई हैं वो उसको हेड करेंगे, और उसमें बाकी 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट भी होंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो अभी 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं एक्सक्लूडिंग द सीजीआई, क्योंकि सीजीआई तो उसके हेड होंगे कोलिजियम के, उनके साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस वो मिला के बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम। और हाई कोर्ट के कोलिजियम की अगर हम बात करें तो वहां के जो इनकम्बेंट चीफ जस्टिस हैं वो, और बाकी 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट कोर्ट, यानी कि अपने अपने हाई कोर्ट का भी कोलिजियम होगा, है ना। तो उसमें उसके जो मेंबर्स होंगे, यानी कि सीजीआई जो सीजे होंगे वहां के, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, वो उसके हेड होंगे, और 4 सीनियर मोस्ट जज उसमें उनके मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आप समझ गए कि एससी में भी कोलिजियम है और हाई कोर्ट में भी कोलिजियम है, और इनके मेंबर्स कौन कौन है ये भी आपको समझ में आई होप आ गया होगा। Names recommended for appointment by the SC Collegium reach the government after approval by the CGI and the SC Collegium। यानी कि जो हाई कोर्ट के कोलिजियम है वो जो भी अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशंस देते हैं, जो जिन भी नामों का वो रिकमेंडेशन देते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, वो गवर्नमेंट तक तब पहुंचते हैं पहले उनका अप्रूवल सीजीआई के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के द्वारा जो है वो किया जाता है, तब जाके वो वहां पर गवर्नमेंट तक पहुंचते हैं। अब गवर्नमेंट का जो रोल है वो लिमिटेड है टू इज लिमिटेड टू कंडक्टिंग इंक्वायरी थ्रू द इंटेलिजेंस ब्यूरो इफ अ लॉयर इज टू बी एलिवेटेड टू एन हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पर ज्यादा कुछ रोल नहीं प्ले कर सकती। अगर किसी का नाम रिकमेंड किया गया है तो गवर्नमेंट सिर्फ इतना काम कर सकती है कि उस लॉयर के खिलाफ क्या कर सकती है कि जांच वगैरह करवा सकती है इंटेलिजेंस ब्यूरो के थ्रू कि भैया ये कैसे हैं, ये सब चीज़ें जो है इनके बारे में पता करवाई जा सकती है। बाकी इससे ज़्यादा गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो कोलिजियम के द्वारा किसी के भी नाम को जब दिया जाता है तो गवर्नमेंट उसके नाम को लेकर कुछ ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है और क्लैरिफिकेशन जो है वो मांग सकती है। लेकिन अगर कोलिजियम ने दोबारा वो नाम उनको दे दिया तो गवर्नमेंट इज बाउंड टू अपॉइंट देम। यानी कि एक तरीके से आप ये कहिए कि कोलिजियम का जो फैसला है या कोलिजियम के जो रिकमेंडेशंस है वो सरकार के ऊपर बाइंडिंग है। ठीक है, मतलब कोलिजियम ने कोई नाम रिकमेंड करके गवर्नमेंट को दिया तो या तो वो पहली बार में ही एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट उसको पहली बार में एक्सेप्ट नहीं करती है, गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शंस हैं या कोई उसके बारे में क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो किससे लिया जाएगा, कोलिजियम से लिया जाएगा। और कोलिजियम अगर दोबारा उसका नाम को रीइटरेट करता है तो फिर गवर्नमेंट को उसको मानना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो है कभी कभार क्या करती है कि अपॉइंटमेंट्स को डिलेस करती है, स्पेशली इन केसेस वेयर इट इज परसीव्ड टू बी अनहैप्पी विद द नेम्स रिकमेंडेड। ठीक है, मतलब वही बात है कि गवर्नमेंट उसके अपॉइंटमेंट को डिले कर सकती है ना, क्योंकि मान लीजिए आप गवर्नमेंट को नाम पसंद नहीं आया रिकमेंडेड पर्सन का,
नाम पसंद नहीं आया मतलब व्यक्ति पसंद नहीं आया, ठीक है। नाम मतलब ऐसा वर्ड से कोई दिक्कत नहीं है कि अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि ये व्यक्ति जो है बने, लेकिन उसको अगर बना दिया गया कोलिजियम के थ्रू, तो फिर गवर्नमेंट हो सकता है कि थोड़ा सा अपॉइंटमेंट में डिले कर दे, लेकिन उसके अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोलिजियम का जो फैसला है, जो रिकमेंडेशन है, वो बाइंडिंग है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर अगर हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लेकर क्या जिक्र है, तो आर्टिकल 124 का जो क्लॉज 2 है और 217 जो आर्टिकल है वो डील करते हैं विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर जो आर्टिकल्स डील करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लिए है आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 और आर्टिकल 217 सुप्रीम हाई कोर्ट के लिए है, ठीक है। अब ये अपॉइंटमेंट जो है करते कौन है, ये अपॉइंटमेंट किए जाते हैं मेड बाय द प्रेसिडेंट एंड हु इज रिक्वायर्ड टू होल्ड कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स एज ही मे थिंक फिट, ठीक है। मतलब ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है कि जो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं और वो ऐसे नंबर ऑफ जजेस की रिकमेंडेशन से या कंसल्टेशन से किए जाते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो या हाई कोर्ट के हो, एज ही में थिंक फिट, मतलब जितना प्रेसिडेंट को ठीक लगे उतने से कंसल्ट किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। और चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के अलावा, यानी कि कभी भी अगर किसी भी जज का अपॉइंटमेंट हो रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, है ना, चीफ जस्टिस के अलावा अगर कभी भी हो रहा है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड, ठीक है। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो उसमें हमेशा उनका कंसल्ट किया जाएगा। अब बात करेंगे कि किस तरीके से यह पूरा का पूरा जो सिस्टम है कोलिजियम का वो इवॉल्व करता है। ये आपके सीरीज ऑफ जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिनको हम जजेस केस बोलते हैं, उनके थ्रू इवॉल्व हुआ है, ठीक है। सबसे पहले यहां पर बेसिकली जो फर्स्ट जज केस है, फर्स्ट जजेस केस, जो कि है 1981 का, जिसका नाम है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि जो सीजीआई है वो प्राइमरी है, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ प्राइमेसी ऑफ द सीजीआई वाज नॉट रियली रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो सीजीआई प्राइमरी है वो कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। और द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑल्सो हेल्ड दैट द टर्म कंसल्टेशन यूज्ड इन आर्टिकल 124 एंड 217 डिड नॉट मीट कॉन्करेंस, यानी कि जो उसने ये भी बोला था कि जो आर्टिकल हमने यहां पर बात करी कि 124 में और 217 में ये दिया हुआ है कि इन जजेस से कंसल्ट करना है प्रेसिडेंट को, तो वो कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं था। इसका मतलब ऑल्दो द प्रेसिडेंट विल कंसल्ट दीज फंक्शनरीज, हिज डिसीजन डजंट हैव टू कॉन्कर विद देम, मतलब कि प्रेसिडेंट जो है इन जजेस से क्या करेगा, सच नंबर ऑफ जजेस जो हमने पीछे देखा लिखा हुआ है, तो सुप्रीम जो प्रेसिडेंट है वो इन जजेस से कंसल्ट करेगा, लेकिन उनकी कंसल्टेशन को मानना जो है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं था, ठीक है। ये बात यहां पर बोली गई है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो जजमेंट था वो बैलेंस ऑफ पावर इन फेवर ऑफ एग्जीक्यूटिव की तरफ को ज्यादा हो गया, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो ज्यादा पावरफुल हो गया इसमें। कैसे? क्योंकि वही बात है कि प्रेसिडेंट जो है कंसल्टेशन ले तो रहे हैं, लेकिन उनकी कंसल्टेशन को मानना जो है वो बाइंडिंग नहीं है। अब ये सिचुएशन जो है अगले 12 सालों तक चलती है। इसके बाद 1993 में एक सेकंड जजेस केस आता है, जो केस था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एक 9 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, जिसने पुराना जो डिसीजन था 1981 का फर्स्ट जजेस केस का, उसको ओवर रूल कर दिया, ठीक है, उसको ओवरटर्न कर दिया। और इन्होंने एक स्पेसिफिक प्रोसीजर जो है बनाया, जिसको बोला गया कोलिजियम सिस्टम, ठीक है। अब कोलिजियम सिस्टम इसमें क्या था कि द वर्डिक्ट इन द केस अकॉर्डेड प्राइमेसी टू द सीजीआई इन अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर्स एंड रूल्ड दैट द टर्म कंसल्टेशन वुड नॉट डिमिनिश द प्राइमेसी रोल ऑफ द सीजीआई। और इसमें यह बोला गया कि सीजीआई को जो है वो प्राइमरी बनाया गया, मतलब सीजीआई जो है वो टॉप लेवल पर रहेंगे और उनके जो कंसल्टेशन है वो, मतलब जो टर्म कंसल्टेशन है वो प्राइमेसी ऑफ द सीजीआई को खत्म नहीं करेगा या उसको कम नहीं करेगा, मतलब सीजीआई की जो रिकमेंडेशन है वो इंपॉर्टेंस रखेगी। और वर्डिक्ट में यह भी बोला गया कि जो रिकमेंडेशन शुड बी मेड बाय द सीजीआई इन कंसल्टेशन विद 2 सीनियर मोस्ट कलीग्स, मतलब जो रिकमेंडेशन होंगी वो सीजीआई देंगे और उनके जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं या सीनियर मोस्ट जो कलीग्स हैं उनकी उसमें रिकमेंडेशन भी या उनकी कंसल्टेशन भी रहेगी। It added that although the executive could ask the collegium to reconsider the matter, if the collegium reiterated the recommendation, the executive was bound to make the appointment. अब यही बात यहाँ पर जो अभी का कंडीशन चल रही है वो यही है
कि एग्जीक्यूटिव जो है वो उनसे नाम को रिकंसिडर करने के लिए बोल सकती है, जो भी नाम रिकमेंड किए गए हैं कोलिजियम के द्वारा। लेकिन अगर कोलिजियम दोबारा उन नाम को वापस ला भेजती है, रीइटरेट करती है उन रिकमेंडेशंस को, तो एग्जीक्यूटिव को जो है फिर उनको अपॉइंटमेंट करना ही पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर अगला केस फिर से आता है लगभग 5 साल के बाद, 1998 में। उस समय प्रेसिडेंट KR नारायणन ने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जारी किया अंडर आर्टिकल 143। 143 आप समझते हैं ना, जिसको एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बोला जाता है, या एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है, जिसके तहत प्रेसिडेंट को अगर कभी भी जरूरत पड़ती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। तो उसमें इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये जानना चाहा कि ये जो कंसल्टेशन टर्म है इसका मीनिंग क्या है। The question was whether consultation required consultation with the number of judges informing the CJI's opinion, or whether the sole opinion of CJI could by itself constitute a consultation। मतलब जो कंसल्टेशन वर्ड दिया गया है उसको लेकर यह पूछा गया कि कंसल्टेशन जब लिए जा रही है तो उसमें जो नंबर ऑफ जजेस हैं उनकी कंसल्टेशन भी देखी जाएगी, है ना, या फिर जो CJI की खुद की ओपिनियन है उसी को कंसल्टेशन मान लिया जाएगा। अब उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है 9 गाइडलाइंस जो है जारी करी, और उन्हीं को जो है एग्जिस्टिंग जो आज का कोलिजियम है उसी का फॉर्म माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला मेजरली कि जो रिकमेंडेशन है शुड बी मेड बाय द CJI एंड हिज 4 सीनियर मोस्ट कलीग्स इंस्टेड ऑफ 2। यानी कि जो यहाँ पर सेकंड जजेस केस में सिर्फ 2 लोगों के लिए बोला गया था कि CJI+2, अब वो CJI+4 हो गया है, और वही जो है अभी प्रेजेंट में चल रहा है। It was also held that even if 2 judges gave an adverse opinion, the CJI should not send द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। और उसमें यह बोला गया है कि अगर 2 जजेस जो है वो एडवर्स ओपिनियन दे देते हैं, मतलब एक दूसरे से विपरीत बात करते हैं, तो उस नाम का जो है रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा प्रेजेंट कोलिजियम में सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। और बाकी इसको लेकर जो अभी एक कुछ साल पहले एक NJAC बनाया गया था, है ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसके तहत बेसिकली ये था कि ये जो सारा का सारा सिस्टम है कोलिजियम का, इसको खत्म करके उसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। लेकिन फिर उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड करार दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनली वो खत्म हो गया। तो मतलब कोलिजियम सिस्टम जो है वो अभी भी चल रहा है। अब इस सिस्टम की क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करते हैं तो क्रिटिक्स का ये कहना है, जो आलोचक है उनका ये कहना है कि ये सिस्टम जो है नॉन ट्रांसपेरेंट है, मतलब पारदर्शी नहीं है, क्योंकि इसमें इसका कोई ऑफिशियल मैकेनिज्म नहीं है, कोई इसका सेक्रेटेरिएट नहीं है, और इट इज सीन एज अ क्लोज डोर अफेयर विद नो प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इवन दोज द सिलेक्शन प्रोसीजर। कि इसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का रिगार्डिंग कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर बात नहीं है। ये एक बंद दरवाजे के अंदर होने वाली हरकतें हैं या बंद दरवाजे के अंदर होने वाली मीटिंग्स हैं, तो इनके बारे में कुछ भी जो है वो मतलब ट्रांसपेरेंट तौर पर नहीं कहा जा सकता। और देयर आर नो ऑफिशियल मिनट्स ऑफ कोलिजियम प्रोसीडिंग्स, यानी कि कोलिजियम की जो प्रोसीडिंग्स होती है या जो इनकी मीटिंग्स होती है उसके ऑफिशियल मिनट्स नहीं आते। ऑफिशियल मिनट्स ऑफ द मीटिंग का मतलब होता है जो भी मीटिंग होती है तो उसके जो भी पूरे के पूरे आपको ये दिया जाता है कि इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये बोला, ये सारी चीज़ें जो है वो कोलिजियम के प्रोसीडिंग्स की नहीं होती। तो इसलिए इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी को लेकर इशू उठ रहा है, मतलब क्रिटिसिज्म जो है इसका इस बात पर हो रहा है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी अबाउट द कोलिजियम सिस्टम, क्योंकि काफ़ी डिटेल में दिया हुआ था। तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर बाकी चैनल्स भी आप हमारे विजिट करना चाहें तो उनको भी आप देखिएगा एक बार, और वहाँ पर भी अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो ज़रूर से उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और सोशल मीडिया पर भी फॉलो करके आप अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे कल को, इसी तरीके से न्यूज़ एनालिसिस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।